हेलो स्टूडेंट। हम लोगों ने मॉडल सेट 6 तक डिस्कशन कर लिया था। तो मॉडल सेट 6 जो हम लोग डिस्कस किए थे उसका पूरा वीडियो, कंप्लीट वीडियो आपके यूट्यूब पे अपलोड है। ठीक है, उसको आप पूरा देख लो। उधर से तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सब वही सब क्वेश्चन ज़्यादा आने वाला है। और हम लोग 2 मॉडल सेट हम और लेकर के आए हैं, जो है आपका मॉडल सेट 7 और एक है आपका 8। 2 मॉडल सेट बताएंगे। तो इस लेक्चर में मॉडल सेट 7 हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए टाइम को नहीं वेस्ट करते, हम लोग डायरेक्ट मॉडल सेट पे आते हैं, क्योंकि एग्जाम सामने है। तो एग्जाम में आप लोग देखोगे और अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना है। ठीक है, बहुत स्टूडेंट को क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो कंप्लीट क्वेश्चन को पढ़ता नहीं है। तो हम लोगों को क्या करना है, एग्जाम में पहले क्वेश्चंस को पढ़ना है अच्छे तरीके से और उसको समझना है। उसके बाद उसको चारों ऑप्शन पढ़ना है। कोई कोई स्टूडेंट क्या करता है, एक ऑप्शन पढ़ लेता है और उसको लगता है कि यही ऑप्शन सही होगा, आगे पढ़ता है तो वो भी लगने लगता है। तो आप लोग जो है पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसका चारों ऑप्शन पढ़ो, 4 ऑप्शंस पढ़ने के बाद उसका आप करेक्ट आंसर चूज करो। ठीक है, ये करना आपको। आपके पास टाइम बहुत है, आप टेंशन नहीं लो, हड़बड़ा के टिक नहीं करके आ जाना है। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखो, पहला क्वेश्चन है मॉडल सेट 1 का। बोल ये रहा है पहला क्वेश्चन, ग्रे एक्स डैश MP 14 ईजा। ये जो है ना, ये सुपर कंप्यूटर है। ग्रे XP MP 14 जो है सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर और भी है, आपका परम और अनुराग सुपर कंप्यूटर है, ये आपको बताए थे। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन ए। समझ में आ गया? नेक्स्ट नेक्स्ट, विच वन ऑफ दीज अ हार्डवेयर। बोलिए रहा है कि बताइए इनमें से जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है वो कौन हार्डवेयर है। तो देखो, प्रोसीजर फॉर इनपुट डेटा, ये जो है ना, ये जो ऑप्शन बी हम बोल रहे हैं ये इनपुट है। इनपुट करेंगे तो डेटा सिर्फ कंप्यूटर में चला जाएगा, तो जो जिसको हम लोग देख सकते हैं लेकिन उसमें टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, तो उसको हम लोग सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। और जिसको हम लोग ये देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं उसको हार्ड कॉपी बोलते हैं। तो यहां पे बोल रहा हार्डवेयर, हार्डवेयर उसी को बोलते हैं कि जिसको आप देख सकते हो और छू सकते हो, टच कर सकते हो, दोनों काम कर सकते हो, उसको हार्डवेयर बोलते हैं। तो ये जो इनपुटिंग डेटा है इसको सिर्फ देख सकते हैं, छू नहीं सकते। उसके बाद कंपाइलर, कंपाइलर सॉफ्टवेयर है, इसको भी सिर्फ देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। 14 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसको सिर्फ देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इसको छू नहीं सकते। तो ये तीनों का तीनों जो है वो सॉफ्टवेयर है। तो आपको किसके बारे में पूछ रहा है? हार्डवेयर के बारे में। तो इंटीग्रेटेड सर्किट जो 3rd जनरेशन को बनाने में यूज किया गया था, वो जो है आपका वो हार्डवेयर है। इसको आप देख भी सकते हो और छू भी सकते हो, दोनों काम कर सकते हो, उसको हम लोग हार्डवेयर कहेंगे। आ गया समझ में? सेकंड नंबर क्वेश्चन क्लियर। चलो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। 3 देखो, 3 बहुत इजी है। 3 वाला क्वेश्चन आप देखोगे, 3 में क्या बोल रहा है? 3 में ये बोल रहा है कि द कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ बाइनरी नंबर। ये सीक्वेंस दिया हुआ है, पहला सीक्वेंस है, दूसरा है, तीसरा है, बाकी 2 सीक्वेंस आपको ढूंढना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये VVI है, इसको आप जरूर पढ़ोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आते रहता है। तो देखो ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो पहला नंबर पता करो। पहला दिया हुआ है 100, ये दिया हुआ है, तो इसका आप क्या निकालोगे? इसका आप डेसिमल नंबर निकालो, 1 2 4। ये डबलिंग करते हैं, 1 2 4, तो 0 वाला नंबर कट जाता है और 1 एक ही जगह ना 1 बचा, तो इसका ये हो गया 4। अगला नंबर दिया हुआ है क्या? 101, 1 2 4, राइट साइड से काउंटिंग करते हैं और नंबर का डबल करते हैं, तो 1 1 का डबल 2, 2 का डबल 4। 0 वाला नंबर कट जाएगा और जहां जहां 1 आया है उस नंबर को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो देखो 0 वाला कटा और 4 और 1 को जोड़ दो, कितना हो गया? 5, 5 हो गया। अगला अगला देखो दिया हुआ है 1 1 0, तो इसको भी वैसा ही 1 2 4, 0 वाला नंबर कटेगा और 4 और 2 को जोड़ दो, तो 4 + 2 कितना हो गया? 6, ये 6 हो गया। तो आप देखो तो खुद से कि ये 4 का है, ये 4 का है, ये 5 का है और ये 6 का है। तो अगला क्या होगा? अगला 7 होगा और 8 होगा, होगा कि नहीं? लेकिन अगर आप 7 8 में टिक करोगे तो गड़बड़ है। 7 8 नहीं टिक करना है, क्योंकि आपको बाइनरी का सीरीज बोला है। तो आप 7 का बाइनरी नंबर निकालो और 8 का बाइनरी नंबर निकालो, क्योंकि मेरा नंबर लगातार है। 5
है ना, 4 5 6 7 8, ये है सीरीज मिल गया। अब देखो 7 का इधर से राइट साइड से 1 2 4 3 बार डबलिंग किए जा, और डबलिंग करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए इससे कम तक डबलिंग करना है। तो देखो इसमें कौन कौन सा नंबर जोड़ेंगे जो 7 आएगा, तो ये तीनों जोड़ना पड़ेगा, 4 2 6 और 1 7, तो इसका हो जाएगा 1 1 1। उसके बाद 8 का निकालो, 1 2 4 8, ये हो गया। इसमें कितना जोड़ेंगे जो 8 आएगा, तो 8 सिर्फ जोड़ेंगे, तो 8 जोड़ेंगे, जिसको जोड़ रहे हैं उसके जगह पे 1 और जिसको नहीं जोड़ रहे उसके जगह पे 0, तो ये 7 का बाइनरी हुआ और ये 8 का बाइनरी, तो 1 1 1 1 ट्रिपल 0, ये ऑप्शन किस में मिल रहा है, ऑप्शन डी में मिल रहा है। लेकिन एक चीज नोटिस करोगे, दो का भी गैपिंग दे सकता है। मान लो ये 4 दिया तो अगला 6 देता, अगला 8 देता तो अगला 10 होता, 12 होता। तो आपको सीरीज के साथ पहले जो बाइनरी नंबर दिया है उसको डेसिमल में बदल लो, आपको सीक्वेंस मिल जाएगा, और सीक्वेंस में देखो कि कितना का डिफरेंस है। अगर नंबर लगातार बढ़ रहा है तो उसका अगला नंबर बढ़ा दो, और अगर दो का गैप दे रहा है, दो ज्यादा इंक्रीज कर रहा है, तो फिर उसके हिसाब से आप कर दो। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन को चेंज भी कर सकता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस पे आप नोट ये फोकस करोगे। आगे ये समझ में क्लियर? नेक्स्ट है ईपीरोम स्टैंड्स फॉर। बोलिए रहा है कि ईपीरोम का फुल फॉर्म बताइए। तो रोम का आपको 3 टाइप बताए थे, ठीक है, पी रोम, ईपीरोम, डबल ईपीरोम, और सबका फुल फॉर्म भी बताए थे। समझ में आया? लेकिन यहां पे जो क्वेश्चन बोल रहा है वो बोल रहा है ईपीरोम का फुल फॉर्म बताओ, तो क्या हो जाएगा, इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। ये फुल फॉर्म है, किसका फुल फॉर्म है, ईपीरोम का फुल फॉर्म है, इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी, ये जो है ईपीरोम का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट देखोगे, अगला क्वेश्चन बोल रहा है ये विच डिवाइस परमानेंटली, बोलिए रहा है कि विच डिवाइस परमानेंटली स्टोर मेमोरी। एक्चुअली ये लैंग्वेज प्रॉब्लम है, यहां मेमोरी नहीं होगा, यहां पे डेटा होगा। बोला ये जा रहा है कि इसमें कौन सा डिवाइस है, डिवाइस का मतलब मशीन होता है, कौन सा डिवाइस है जो परमानेंटली डेटा को क्या करता है, स्टोर करता है। तो देखो रैम जो है ना, रैम वो टेम्पोररी डेटा स्टोर करता है, और स्टैटिक रैम जो है ना वो रैम का टाइप है। रैम का 2 टाइप होता है, एस रैम, डी रैम। तो बताओ जब रैम टेम्पोररी डेटा स्टोर करता है तो एस रैम और डी रैम उसी का ना है टाइप, तो वो भी तो टेम्पोररी स्टोर करेगा। तो ये दोनों टेम्पोररी स्टोर करता है, रैम और रोम। लेकिन यहां सॉरी, रैम और स्टैटिक रैम ये दोनों टेम्पोररी स्टोर करता है, यहां पे बोल रहा है परमानेंटली स्टोर कौन करता है। तो परमानेंटली जो स्टोर करता है मेमोरी डेटा को, उसको रोम कहते हैं। रोम, रीड ओनली मेमोरी, ये परमानेंटली डेटा को क्या करता है, स्टोर करता है। अगर बोल देता है टेम्पोरली कौन स्टोर करता है, तो ये दोनों हो जाता है, रैम भी हो जाता और स्टैटिक रैम भी हो जाता। पॉइंट आ गया समझ में? नेक्स्ट, इसको तो आप लोग जानते हो, द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी। यूएसबी का फुल फॉर्म बताना है। जो आप चार्जर में लगा रहता है ना, जो केबल लगा रहता है, वो यूएसबी है। उसका दो काम है, चार्ज करना और डेटा को ट्रांसफर भी करता है वो। तो वो हुआ आपका यूएसबी। यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। ये किसका फुल फॉर्म है? यूएसबी का फुल फॉर्म है। यूनिवर्सल सीरियल बस किसका फुल फॉर्म है? यूएसबी का फुल फॉर्म है। पॉइंट आ गया समझ में? नेक्स्ट पॉइंट अगला बोल रहा है विच मेमोरी। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी वीवीआई है, ठीक है। जो बता रहे वो सब समझिएगा। बोलिए रहा है कि विच मेमोरी डिवाइस इज जनरली मेड ऑफ सेमीकंडक्टर। कौन सा इसमें मेमोरी है जो सेमीकंडक्टर से बना हुआ है? सेमीकंडक्टर का यूज किया गया है उस मेमोरी को बनाने के लिए। तो जो मेमोरी जो बना है सेमीकंडक्टर से, उसको हम लोग रैम बोलते हैं। रैम जो है वो सेमीकंडक्टर से बना हुआ मेमोरी है। समझ में आ गया? रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये होता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट, असेंबलर इज यूज्ड टू ट्रांसलेट फॉर। असेंबलर किसको ट्रांसलेट करने के लिए यूज किया जाता है? तो असेंबलर तो पहला एक ट्रांसलेटर है जो क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल में मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो लो लेवल को ही असेंबली बोलते हैं। तो वो लो लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए यूज किया जाता है। पॉइंट आ गया समझ में? नेक्स्ट पॉइंट समझोगे। अगला क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, 9 में क्या बोल रहा है? 9 में ये बोल रहा है, 9 में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फॉलोज
प्रोग्रामिंग अप्रोच, यहां डॉटेड लाइन है, बोल ये रहा है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो जब प्रोग्राम को रन करवाता है तो कौन सा रूल को फॉलो करता है। तो समझो आपके पास दो लैंग्वेज है, एक होता है ओओपी, ओओपी का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये कोड को रन करवाता है बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, बॉटम अप, अप मतलब ऊपर, बॉटम अप में। और एक होता है पीओपी, पीओपी प्रोसीजरल, ये फॉलो करता है, ये फॉलो करता है टॉप डाउन, टॉप डाउन अप्रोच, ये टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करता है। तो देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड दिया रहेगा तो बॉटम अप में टिक करना है, समझ में आया, और पीओपी दिया रहेगा तो टॉप डाउन में टिक करना है, समझ में आया। और इससे रिलेटेड, इससे देखो यहां अभी बोले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब ओओपी का बात किया जा रहा है, तो इसका आंसर होगा बॉटम अप। लेकिन यहां पे अगर लिख देता, ये नहीं लिख करके यहां पे लिखता पीओपी, पीओपी तो टॉप डाउन हो जाता, समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और आता है इससे, ऐसा क्वेश्चन पूछता है, देखो कुछ कुछ एक्स्ट्रा बता रहे हैं, इसका एक हम ले लेते हैं और ये नोट कर लोगे आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछता है, क्वेश्चन में ऐसा आता है, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट फीचर ऑफ ओओपी, ऐसा क्वेश्चन आता है। ये ज्यादा 12th में आता है, लेकिन ये 11th में भी पढ़ना है तो शायद क्वेश्चन पूछ दे, ठीक है। तो देखो बोलिए रहा है, बताइए इनमें से कौन है जो ओओपी का फीचर नहीं है। तो देखो आप लोग को पढ़ाए थे एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन जो है ओओपी का फीचर है, ठीक है। ऑप्शन बी में दिया रहेगा इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन ये दिया रहेगा, ठीक है। ऑप्शन सी में दिया रहेगा रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ये दिया रहेगा, और ऑप्शन डी में दिया रहेगा इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस। ये जो है ना एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, ये तीनों फीचर है किसका, ओओपी का। रिफ्लेक्शन फीचर नहीं है, तो नोट का बात कर रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन कर लोगे, ये हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, समझ में आया। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग रिफ्लेक्शन में टिक करेंगे, इज दैट क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट चलो इसको हटा देते हैं देखो तो इसका टिक हो जाएगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में पूछ रहा है, बोला ये जा रहा है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का बताओ कि क्या होगा। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फॉलो करता है कौन सा अप्रोच को, बॉटम अप अप्रोच को। कौन सा अप्रोच को फॉलो करता है, बॉटम अप अप्रोच को। पॉइंट आ गया समझ में। 10 नंबर क्वेश्चन देखो, क्लासेस इन सीसीपी, सीसीपी जो है ना, सॉरी सीपीपी जो है, क्लासेस इन सीपीपी, सीपीपी जो है इसको सी प्लस प्लस बोला जाता है, क्योंकि सी प्लस प्लस का एक्सटेंशन फाइल होता है डॉट सीपीपी। क्या होता है, डॉट सीपीपी, ये एक्सटेंशन फाइल। तो उसके जगह पे सी प्लस प्लस के जगह पे डायरेक्ट लिख दिया है सीपीपी। मतलब क्लासेस जो होता है सी प्लस प्लस में वो क्या होता है, तो क्लासेस जो होता है सी प्लस प्लस में वो यूजर डिफाइंड टाइप होता है। कौन सा टाइप होता है, यूजर डिफाइंड टाइप होता है। तो इसका हो जाएगा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। क्या हो जाएगा, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। अगर पूछ देता स्ट्रक्चर इन सीपीपी, तो स्ट्रक्चर भी यूजर डिफाइंड होता है। एरे पूछ देता तब होता डेराइव्ड डेटा टाइप, इंट पूछ देता तब होता बिल्ट इन डेटा टाइप। तो इस तरह से किसी के बारे में भी पूछ सकता है। नेक्स्ट देखो, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ये 12th में आता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन अगर पूछ दिया, ये सब एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहे हैं। देखो बोल रहा है इन सी प्लस प्लस में मेंबर्स ऑफ अ क्लास आर बाय डिफॉल्ट, मतलब सी प्लस प्लस में क्लास का जो मेंबर होता है वो बाय डिफॉल्ट किस में होता है, तो क्लास के अंदर 3 मेंबर्स होता है, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, 3 होता है। अगर आप क्लास के अंदर तीनों में एक का भी नाम नहीं लिखते हो और डायरेक्ट उसके अंदर मेंबर लिख देते हो, तो वो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट में होता है। किस में होता है, बाय डिफॉल्ट प्राइवेट सेक्शन में होता है। तो वो ऑप्शन हो जाएगा प्राइवेट। क्लास का जो मेंबर है वो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट में होता है। क्लास का मेंबर बाय डिफॉल्ट किस में होता है, प्राइवेट में होता है। समझ में आ गया। नेक्स्ट है 12 नंबर, विच पार्ट इंटरप्ट्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एंड इनिशिएट
कंट्रोल ऑपरेशन मतलब प्रोग्राम का कौन सा पार्ट है जो प्रोग्राम को इंटरप्ट करता है उसके इंस्ट्रक्शंस को और इनिशिएट करता है कंट्रोल ऑपरेशंस को, मतलब ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है, वो होता है आपका सीयू, जिसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। कौन सा यूनिट बोला जाता है? कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, जो प्रोग्राम के पार्ट्स को इंटरप्ट करेगा और इनिशिएट करेगा कंट्रोल ऑपरेशंस को, कंट्रोल करेगा कंप्यूटर के सारे ऑपरेशंस को, उसको हम लोग कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। समझ में आ गया? नेक्स्ट, अगला है 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में ये बोल रहा है, 13 नंबर में एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज। ओपन सोर्स का मतलब होता है फ्री, जो सॉफ्टवेयर आपको फ्री मिल जाए, जिसके लिए कोई पैसा पे ना करना पड़े। मतलब ये जो दिया हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम, दिया हुआ आपका लिनक्स, यूनिक्स, विंडोज और ए एंड बी, ये दोनों है क्या? मतलब ये सब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो फ्री मिलता है? तो जो फ्री आपको देता है, फ्री यूज होता है, वो होता है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स को आप फ्री यूज कर सकते हो। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करने के लिए सॉफ्टवेयर इसका परचेज करना नहीं पड़ता है, बाकी का सॉफ्टवेयर परचेज करना पड़ता है। ये विंडोज हो गया, यूनिक्स हो गया, ये आपको फ्री में नहीं मिलेगा, लेकिन लिनक्स जो है वो फ्री में मिलता है। आप इसको इंटरनेट से डाउनलोड करो फ्री में और अपने सिस्टम में इंस्टॉल करो, काम करना चालू कर देगा। तो ओपन सोर्स उसी को बोलते हैं जो सॉफ्टवेयर इंटरनेट के ऊपर फ्री में अवेलेबल रहता है, और जो सॉफ्टवेयर को परचेज करके यूज करना पड़ता है उसको ओपन सोर्स नहीं बोलते हैं। समझ में आ गया? नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन ये है, कंट्रोलर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम ट्रांसफर डेटा फ्रॉम डिवाइस। मतलब कंप्यूटर सिस्टम का जो कंट्रोलर होता है, जो डेटा को ट्रांसफर करता है डिवाइस में, डिवाइस मतलब मेमोरी में, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बफर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बफर्स। कंप्यूटर का जो कंट्रोलर डिवाइस है वो क्या करता है? ट्रांसफर करता है डेटा को। कहां से? डिवाइस से जो डेटा को लेने का काम करता है उसको बफर बोलते हैं। नेक्स्ट, विच C++ फंक्शन इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग द एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू कौन सा फंक्शन है C++ का जो एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है? तो वो होता है एबीएस फंक्शन। एबीएस का मतलब ही होता है एब्सोल्यूट, और ये मैथ.h के अंदर आता है। अगर आपको बोल दिया लॉग वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कौन फंक्शन यूज होता है? तो लॉग फंक्शन। साइन 30 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है? साइन फंक्शन। ये सारा फंक्शन मैथ.h के अंदर। अभी बोल रहा है कि एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है? तो एबीएस फंक्शन यूज होता है। समझ आ गया? नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में आप देखोगे, 16 नंबर क्वेश्चन में यह बोल रहा है, a computer program that converts assembly language to machine language। मतलब एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको असेंबलर कहते हैं। और जो हाई को लो में बदलता है उसको कंपाइलर और इंटरप्रेटर बोलते हैं। समझ में आ गया? जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल या मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा उसको कंपाइलर या इंटरप्रेटर बोलते हैं, लेकिन जो असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है लो मशीन लैंग्वेज में उसको हम लोग असेंबलर बोलते हैं। नेक्स्ट 17 नंबर, लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल, लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल इनटू मेन मेमोरी इज कॉल्ड। मतलब यह बोल रहा है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल को मेन मेमोरी में लोड करता है उसको क्या कहते हैं? तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल को मेन मेमोरी में लोड करता है उसको बूटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बूटिंग कहते हैं। और जो सिस्टम को हम लोग मतलब सिस्टम स्टार्ट करने का जो ऑपरेशन होता है, जैसे आप सिस्टम ऑन ऑफ है उसको आप स्टार्ट कर रहे हो, तो स्टार्ट करने के प्रोसेस को बूटिंग बोला जाता है और ऑफ करने के प्रोसेस को शटडाउन बोला जाता है। ये आप याद रखोगे कि सिस्टम कोई भी स्टार्ट होता है उसको बूटिंग बोलते हैं। वही बोल रहा है कि जो हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल जो होता है जो हम लोग लोड करते हैं मेन मेमोरी में उसको क्या कहते हैं? तो उसको बूटिंग कहते हैं। और सिस्टम को अगर आप शटडाउन कर रहे हो तो उसको ऑफ कर रहे तो उसको शटडाउन कहते हैं। समझ में आया? तो क्वेश्चन चेंज करके भी पूछ सकता है कि सिस्टम स्टार्ट करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो सिस्टम स्टार्ट करने के प्रोसेस को बूटिंग बोला जाता है और सिस्टम ऑफ करने के प्रोसेस को शटडाउन बोला जाता है। तो ये आप दिमाग में रखोगे तो इसका हो जाएगा बूटिंग।
समझ में आ गया? 17 नंबर क्लियर है। अब आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में। 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 18 नंबर क्वेश्चन समझोगे? 18 नंबर में ये बोल रहा है टूज कंप्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर इज कैलकुलेटेड बाय। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बोल ये रहा है कि हम लोग जो बाइनरी नंबर का टूज कंप्लीमेंट निकालते हैं उसको कैसे निकालते हैं। तो आप लोग को याद है ना, बताया है ना कि टूज कंप्लीमेंट वही स्टूडेंट फाइंड आउट कर सकता है जिसको वंस कंप्लीमेंट आता है, और जिसको वंस नहीं आता है वो टूज कंप्लीमेंट नहीं निकाल सकता है। क्यों? क्योंकि हम लोग को पता है कि वंस कंप्लीमेंट पहले निकालेंगे तब टूज निकलेगा, क्योंकि वंस में ही ऐड करते हैं वन तो टूज निकलता है। समझ में आया? तो हम लोग वन ऐड करके कौन सा कंप्लीमेंट में, वन कंप्लीमेंट में, तो उसको हम लोग टूज कंप्लीमेंट उसका निकालते हैं। मतलब वन ऐड करोगे तब टूज कंप्लीमेंट निकलेगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एडिंग वन टू इट्स वंस कंप्लीमेंट। मतलब वंस कंप्लीमेंट में एक जोड़ करके कौन सा कंप्लीमेंट निकालते हैं? टूज कंप्लीमेंट निकालते हैं। नेक्स्ट, हु इन्वेंटेड द एडिंग मशीन। एडिंग मशीन कौन बनाए थे? जो बनाए थे उनका क्या नाम है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये VVI क्वेश्चन है, ये आता है एग्जाम में। बोलिए रहा है कि एडिंग मशीन को कौन बनाए थे? तो जो बनाए थे उसका नाम है ब्लेस पास्कल। क्या नाम है? ब्लेस पास्कल, ये नाम है, इन्होंने बनाया था। क्लियर है? नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 20 नंबर क्वेश्चन में ये बोल रहा है, अरे इसमें देखो 20 में बोल रहा है द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वाज डेवलप्ड इन द ईयर। मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा ईयर में बनाया गया था? मतलब पहला जनरेशन कंप्यूटर कौन सा ईयर में बना था? वो 1946 में बना था। कब बना था? 1946। कब बना था? 1946। पॉइंट आ गया समझ में? 20, 21 में देखो, 21 में क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट स्टार्ट मोड ऑफ फॉर विंडोज। मतलब विंडोज का डिफॉल्ट स्टार्ट मोड क्या होता है? तो नॉर्मल मोड होता है, सिर्फ स्टार्ट करके छोड़ दिए, उसमें कोई काम नहीं कर रहे, तो वो नॉर्मल मोड हो गया, तो उसको हम लोग नॉर्मल मोड बोलते हैं। समझ में आ गया? नेक्स्ट द फाइल सिस्टम NTFS स्टैंड्स फॉर। फाइल सिस्टम NTFS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। क्या होता है? न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, ये इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 में बोल रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज एन। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, बहुत बार रिपीट किए हैं, तो विंडोज जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। मतलब ज्यादा बड़ा डेटा को कौन स्टोर कर सकता है? तो चिप डिस्क छोटा डेटा स्टोर करता है, CD रोम भी छोटा डेटा स्टोर करता है, ज्यादा बड़ा नहीं करता है, MB में स्टोर करता है, फ्लॉपी डिस्क भी MB में स्टोर करता है। अगर आपको बहुत बड़ा डेटा स्टोर करना है, GB TB में डेटा स्टोर करना है, तो उसके लिए आपको हार्ड डिस्क का यूज करना पड़ेगा। हार्ड डिस्क जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को क्या करता है? स्टोर करता है। हार्ड डिस्क जो है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को क्या करता है? स्टोर करता है। नेक्स्ट देखोगे, अगला है 25, द नंबर ऑफ बिट्स प्रोसेस्ड इन अ सिंगल इंस्ट्रक्शन। मतलब नंबर ऑफ बिट्स जो है, जो एक एक करके प्रोसेस करता है, सिंगल इंस्ट्रक्शन में प्रोसेस करता है, उसको हम लोग बैंडविड्थ बोलते हैं। ये आपको 12th क्लास में पढ़ाएंगे नेटवर्किंग में, इसको हम लोग बैंडविड्थ बोलते हैं। समझ में आ गया? नेक्स्ट है 26 नंबर। 26 नंबर देखोगे, 26 नंबर में बोल रहा है, 26 में PCI स्टैंड्स फॉर। PCI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो PCI का फुल फॉर्म होता है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, ये फुल फॉर्म होता है PCI का। समझ में आ गया? नेक्स्ट 27 नंबर देखोगे, 27 नंबर क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इज द एबिलिटी फॉर अ मैसेज और डेटा टू बी प्रोसेस्ड मोर देन वन फॉर्म। मतलब ये बोल रहा है कि एक डेटा
और एक मैसेज को जो एक से ज्यादा बार प्रोसेस करवाता है, काम करवाता है, उसको क्या कहते हैं? उसको पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं, क्योंकि पॉली का मतलब होता है मेनी और मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म्स। तो जिसका बहुत सारा फॉर्म होता है, एक ही वो रहेगा एक, लेकिन उसका काम बहुत सारा रहेगा, उसको हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म बोलेंगे। तो जो एक ही डेटा और मैसेज को एक से ज्यादा बार प्रोसेस करवाता है, उसको हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। ये रहेगा ना मोर देन वन फॉर्म, तो हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म में टिक करेंगे। समझ में आ गया? बाकी 12th क्लास में ये सब बहुत डिटेल में पढ़ना है। समझ में आ गया ना? चलो, टाइम कम है तो थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। ठीक है, आप लोग को समझना है, सोना नहीं है, जल्दी समझना है, थोड़ा ध्यान से समझो। इधर उधर ध्यान को भटकाओगे तो फिर प्रॉब्लम होगा, क्वेश्चन निकल जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है, a word having a word having a special meaning reserved by प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब एक वर्ड जो स्पेशल मीनिंग को रखता है, वो रिजर्व होता है, उसका मीनिंग स्पेलिंग कुछ भी नहीं बदल सकते, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कीवर्ड बोलते हैं। ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है, तो ये सब क्वेश्चन को जल्दी बनाएंगे हम लोग। तो ये हो गया कीवर्ड। समझ में आ गया? नेक्स्ट है रीमा हैज। रीमा हैज साइज, मतलब अगर रीमा \n लिखा हुआ है तो इसका साइज क्या होगा? तो देखो, यह स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट है। अगर रीमा लिखा हुआ है इस तरह से, रीमा और \n इसका साइज बोला है, तो जब इसका मेमोरी बनता है, यह सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है। समझ में आया? तो आर के लिए एक ई, ठीक है, फिर ई एम, और देखो रीमा ए होगा ना, यहां ए के लिए बनेगा, और \n एक ही में रहता है, और किसी भी स्ट्रिंग को बंद करने के लिए नल कैरेक्टर यूज होता है \0। इसको हम लोग बोलते क्या है? इसको हम लोग नल कैरेक्टर बोलते हैं। कौन सा कैरेक्टर बोलते हैं? नल कैरेक्टर। नल कैरेक्टर, ये भी क्वेश्चन आता है कि नल कैरेक्टर कितना मेमोरी लेता है? तो नल कैरेक्टर 1 बाइट मेमोरी लेता है। तो कुछ कुछ ध्यान से समझोगे तो देखो, ये ई है, हर एक का 1 बाइट मेमोरी होगा, तो जितना लेटर उतना बाइट होगा, सबका 1 बाइट मेमोरी होगा, सबका। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 बाइट्स होगा। देखो ये \, ये है बैकस्लैश, ये मेमोरी एक्वायर नहीं करता है, डज नॉट एक्वायर द मेमोरी, ये मेमोरी को नहीं लेता है। इसको हम लोग एक ही बॉक्स में रखते हैं, इसीलिए इसको काउंट नहीं करेंगे। ये \, छोड़ करके इसको \, बोलते हैं। इसका नाम क्या है? \, ये नाम है। तो \, इसको बोला जाता है, \, इसको \, बोला जाता है। \, मेमोरी नहीं लेता है। इसको छोड़ के बाकी दुनिया का कोई भी सिंबल आएगा, स्लाइस आएगा, फिर उसके बाद अंडरस्कोर आएगा, हैश आएगा, एस्ट्रिक आएगा, डॉट, कॉमा, कोई भी सिंबल आएगा, सबका मेमोरी 1 बाइट होगा, एक्सेप्ट क्या? \, छोड़ करके। अब इसका रीजन हम डिटेल में करेंगे, अभी आपको इतना जानना है कि \, जो है वो मेमोरी एक्वायर नहीं करता है, मेमोरी नहीं लेता है। इसके अलावा जितना सिंबल होगा वो सब मेमोरी को लेता है। अब देखो, ये क्वेश्चन अगर आ गया समझ में, तो इसका जितना दिया रहेगा उतना आपको काउंट कर देना है। किसको छोड़ करके? \, को छोड़ करके। तो 1 2 3 4 5 6 हुआ, और एक नल कैरेक्टर के लिए आपको एक्स्ट्रा बढ़ाना है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट आता है, स्ट्रिंग में अपने आप आ जाता है। कोई भी स्ट्रिंग को बंद करने के लिए, स्ट्रिंग वेरिएबल को बंद करने के लिए, उसके वैल्यू को टर्मिनेट करने के लिए नल कैरेक्टर का यूज किया जाता है। तो ये बाय डिफॉल्ट आता है, और इसका भी मेमोरी साइज 1 बाइट होता है, तो इसका हो जाएगा 7 बाइट्स। अब बताओ, एक हम क्वेश्चन देते हैं आप लोग को। अगर क्वेश्चन ये आ जाएगा JAC-10 डॉट है ना, डॉट रांची, ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया, रांची और \a ये दे दिया, तो आप किस में टिक, कितना होगा इसका मेमोरी साइज? तो सबको काउंट कर देना है आपको, सबको काउंट कर दो, यही इसका मेमोरी साइज होगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और एक ए का लिए 14 15, और एक नल कैरेक्टर के लिए
तो 16 बाइट्स इसका हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, साइज फाइंड आउट कर लेना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा एग्जाम में आते रहता है। यहां से आपको 2 क्वेश्चन बताए हैं, 3 क्वेश्चन बताए हैं। पहला क्वेश्चन ये बताए कि स्ट्रिंग वैल्यू को टर्मिनेट करने के लिए किस कैरेक्टर का यूज किया जाता है, तो नल कैरेक्टर का यूज किया जाता है। पहला क्वेश्चन, स्ट्रिंग वैल्यू को टर्मिनेट करने के लिए कौन सा कैरेक्टर यूज होता है, नल कैरेक्टर। नल कैरेक्टर होता है \0 और स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग वो डबल कोट से इनक्लोज किया जाता है। और नल कैरेक्टर कितना साइज लेता है, 1 बाइट लेता है। कितना बाइट लेता है, 1 बाइट। समझ में आ गया, ये सब दिमाग में रखोगे तो आप साइज फाइंड आउट कर लोगे। क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन कितना नंबर था, 28 नंबर क्वेश्चन। 28 हो गया क्लियर। अब आ जाओ 30 में, ये 30 में आ जाओ, सॉरी 29 हो गया ना, 29 बताए थे, 30 में आ जाओ। 30 बोल रहा है कि आर यूज फॉर जेनेरिक प्रोग्रामिंग। जेनेरिक प्रोग्रामिंग का यूज कहां पे किया जाता है, तो देखो ये आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन डाल दिए हैं कि शायद एक जो क्वेश्चन इधर उधर से डाल दे तो उसमें ये भी रह सकता है। बोल रहा है जेनेरिक प्रोग्रामिंग किसको बोलते हैं, तो जेनेरिक जो होता है टेम्पलेट में होता है। टेम्पलेट का 2 टाइप होता है, ये स्ट्रक्चर के जैसा होता है। टेम्पलेट का 2 टाइप होता है, एक होता है आपका क्लास, जेनेरिक क्लास, और एक होता है जेनेरिक फंक्शन। तो टेम्पलेट में जेनेरिक प्रोग्रामिंग का यूज होता है। किसका, टेम्पलेट में। किस में यूज होता है, टेम्पलेट में जेनेरिक प्रोग्रामिंग का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, टेम्पलेट में जेनेरिक प्रोग्रामिंग यूज होता है। नेक्स्ट, वेयर डज द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स स्टार्ट, मतलब हम लोग का प्रोग्राम जो होता है C++ का प्रोग्राम, वो स्टार्ट कहां से होता है। तो जो स्टूडेंट मेरे पास पढ़े हो, जितना कोड, अगर आपको 11th में 100 प्रोग्रामिंग बताए हैं, 100 प्रोग्राम बताए हैं, उसमें सब में जब जब ड्राई रन बताते थे, हमेशा बताते थे कि हम लोग का प्रोग्राम शुरू होता है मेन फंक्शन से। कहां से शुरू होता है रन करना, मेन फंक्शन से। तो एग्जीक्यूशन मतलब होता है रन, कि प्रोग्राम रन करना कहां से चालू होता है, कहां से शुरू होता है, तो वो होता है मेन फंक्शन से। प्रोग्राम रन करना स्टार्ट होगा कहां से, मेन फंक्शन से। पॉइंट आ गया समझ में। नेक्स्ट 32 नंबर देखोगे, 32 में बोला है ऑपरेटर, ये भी क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है। ऑपरेटर दैट टेक्स 2 ऑपरेंड्स इज कॉल्ड, मतलब ये बोल रहा है जो ऑपरेटर 2 ऑपरेंड को लेगा उसको क्या कहेंगे, उसको हम लोग बाइनरी कहेंगे। क्या कहेंगे, बाइनरी। लेकिन अगर यहां 3 लिख दिया तो, कि ऑपरेटर जो 3 ऑपरेंड को लेता है उसको क्या कहते हैं, तो ये देखो टर्नरी जो है ये 3 ऑपरेंड्स को लेता है। टर्नरी कितने ऑपरेंड्स को लेता है, 3 ऑपरेंड्स को। यूनिरी जो है वो 1 ऑपरेंड को लेता है। तो जो यहां पे अब आपको समझना है कि जो ऑपरेटर 1 ऑपरेंड लेगा उसको यूनरी बोलेंगे, जो ऑपरेटर 2 ऑपरेंड्स लेगा उसको बाइनरी बोलेंगे, और जो ऑपरेटर 3 ऑपरेंड्स लेगा उसको टर्नरी बोलेंगे। तो ये आपको दिमाग में रखना है। यहां पे अभी 2 के बारे में हम पूछे, 2 दे सकता है, 3 दे सकता है, 1 दे सकता है, बस इतना ही देगा, क्योंकि इतना ही होता ही है। समझ में आ गया। तो जो ऑपरेटर 1 ऑपरेंड लेगा उसको यूनरी, जो ऑपरेटर 2 ऑपरेंड लेगा उसको बाइनरी, और जो ऑपरेटर 3 ऑपरेंड लेगा उसको टर्नरी। समझ में आ गया। नेक्स्ट, यूटीएफ रेफर्स टू, यूटीएफ का फुल फॉर्म बोला है, तो यूटीएफ का फुल फॉर्म होता है यूनिक कोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट, ये होता है। अब देखो ऑप्शन बी भी है ना, सेम आ गया है, तो कोई बात नहीं, बी में आप टिक कर लो, इसका यही होता है। यहां पे अभी मिस्टेक हो गया है तो ये चेंज करके क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। है ना, यूनिक कोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट, ये होता है इसका फुल फॉर्म, यूटीएफ का फुल फॉर्म। समझ में आ गया 33। अब आ जाओ 34 में। 34 में क्या बोल रहा है, 34 में ये बोल रहा है क्वेश्चन, 34 में द रिपीटेशन ऑफ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स डिपेंडिंग अपॉन a condition टेस्ट इज नोन एज, मतलब ये बोल रहा है कि द रिपीटेशन ऑफ जो सेट स्टेटमेंट होता है जो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है उसको क्या कहते हैं। तो बार बार कंडीशन को चेक करेगा और रिपीट करवाएगा, घूमते जाएगा। तो आप लोग को बताए थे लूप में क्या होता है, चेक करता है, अंदर आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर चेक करता है। तो उसका जो रिपीटेशन है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, कंडीशन के ऊपर। वही क्वेश्चन बोल रहा है कि जिसका रिपीटेशन कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा उसको क्या बोलेंगे, तो उसको आइट्रेशन बोलेंगे। यहां पर ऑप्शन में लूप भी लिख सकता है, अगर आइट्रेशन नहीं देगा तो लूप लिखेगा। लूप का ही दूसरा नाम आइट्रेशन है। समझ में आ गया। नेक्स्ट 35, विच ऑपरेशन
कैन बी यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव इफ स्टेटमेंट, इफिल्स स्टेटमेंट। मतलब ये बोल रहा है बताइए इनमें से कौन सा नाम है जो इफिल्स का अल्टरनेटिव होता है। अगर इफिल्स ना बोले यूज करने के लिए तो उसके प्रोग्राम को किसी दूसरे से भी बना सकते हैं, तो वो होता है कंडीशनल ऑपरेटर। इसके थ्रू, इसको बोलते हैं कंडीशनल ऑपरेटर, इसके थ्रू हम लोग बना सकते हैं। अगर इफिल्स ना यूज करने बोले प्रोग्राम में तो हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर के थ्रू इफिल्स के प्रोग्राम को बना सकते हैं। तो इफिल्स का अल्टरनेटिव नेम कंडीशनल ऑपरेटर होता है। पॉइंट आ गया समझ में। नेक्स्ट नंबर 36। 36 आप देखोगे, 36 में क्या है, ये है, देखो ये 36 है। 36 में आप समझोगे कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन। बोल रहा है प्री डिफाइंड फंक्शंस एंड अदर प्रोग्राम एलिमेंट्स आर एक्सेस्ड थ्रू। मतलब जो प्री डिफाइंड फंक्शन है उसको हम लोग किसके थ्रू एक्सेस करते हैं, यूज करते हैं, तो हेडर फाइल के थ्रू। क्योंकि जब तक हेडर फाइल नहीं लिखोगे तब तक उसका फंक्शन काम नहीं करेगा। जैसे हम लोग प्रोग्राम में गेट ch फंक्शन, क्लियर स्क्रीन फंक्शन यूज करते हैं, तो जब तक कोनियो डॉटेज नहीं लिखेंगे तब तक ना स्क्रीन क्लियर होगा ना आउटपुट होल्ड होगा। ये दो में एक भी काम नहीं होगा, मतलब आपका फंक्शन वर्क नहीं करेगा। तो फंक्शन वर्क कब करता है, जब हम लोग क्या लिखते हैं, जब हम लोग उसका हेडर फाइल लिखते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इसका ये करेक्ट है, हेडर फाइल। आ गया समझ में। नेक्स्ट 37, void फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड। void फंक्शन को क्या कहते हैं, तो void फंक्शन को जो है ना दोनों बोला जाता है, सबरूटीन और प्रोसीजर, ये दोनों रूल को फॉलो करता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट है। नेक्स्ट बोला है अ फंक्शन दैट नीड्स नो रिटर्न वैल्यू, उसी का क्वेश्चन है। मतलब ये बोल रहा है कि एक फंक्शन जो वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है उसको void फंक्शन बोलते हैं। जो फंक्शन में void लगा दोगे वो किसी भी तरह के वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा। 38 नंबर एक्सप्लेन करे, थोड़ा ऊपर कर देते हैं इसको। 38 देखो, 38 समझ में आ रहा है। इसमें देखो ये बोल रहा है कि एक फंक्शन जो रिटर्न नहीं करता है वैल्यू को, उसको क्या कहते हैं, तो उसको void फंक्शन बोलते हैं। कौन सा फंक्शन बोला जाता है, void फंक्शन बोला जाता है। पॉइंट आ गया समझ में। नेक्स्ट 39 को समझोगे। 39 में क्या है, 39 में ये बोल रहा है, 39 में द सेट ऑफ रूल्स विच गिव्स द मीनिंग ऑफ अ स्टेटमेंट इज नोन एज। सेट ऑफ रूल्स होता है जो एक मीनिंग को प्रोवाइड करता है, मीनिंग को देता है, सेट ऑफ रूल्स को देता है, उसको सेमेंटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेमेंटिक्स। और यही नेटवर्किंग में रहता तो प्रोटोकॉल बोलते हैं, लेकिन हम लोग C++ पढ़ रहे हैं इसीलिए इसको सेमेंटिक्स बोला जाता है। नेक्स्ट द लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ प्रीसाइज अ स्टेप दैट सॉल्व गिवन प्रॉब्लम इज कॉल्ड। मतलब जो किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करता है उसको क्या कहते हैं, उसको एल्गोरिदम कहते हैं। एल्गोरिदम जो है वो किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करता है, उसको एल्गोरिदम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता है और एल्गोरिदम से रिलेटेड पहले भी हम बताए हैं, ठीक है। और अगर बोल देता कि एल्गोरिदम का जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है उसको क्या कहते हैं, तो पिक्टोरियल लिखेगा तो फ्लो चार्ट होगा, और स्टेप बाय स्टेप लिखेगा तो एल्गोरिदम होगा। तो इसका एल्गोरिदम ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ गया स्टूडेंट। तो 40 तक कंप्लीट हो गया, सेट नंबर 7 भी कंप्लीट कर दिए हैं। तो आप लोग पूरा पहले पीछे का सेट देखो, उसके बाद सेट नंबर 7 देखो। समझ में आ गया। और टाइम कम है तो थोड़ा जल्दी जल्दी सेट को कंप्लीट करो, क्योंकि बहुत शॉर्ट रेंज में वीडियो को बना रहे हैं। 40 क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, और 40 क्वेश्चन जो बता रहे हैं हर एक सेट में 40-40 क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है। तो आपको इसको कंप्लीट कर लेना है। समझ में आ गया स्टूडेंट। थैंक यू।